आप खाली बता सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या निजी कर्म और सामूहिक कर्म जैसे वर्गीकरण होते हैं। तो वास्तव में निजी कर्म का तो कोई उदाहरण मिलता नहीं कि किसी एक यूनिट के द्वारा कोई कर्म किया जाए, इसका विधान नहीं मिलता है। जिसको हम निजी समझते हैं, यानी अगर कोई एक व्यक्ति को कर्म मान लिया जाए तो वह एक व्यक्ति भी अगर देखा जाए तो अकेला कर्म नहीं कर सकता और वह व्यक्ति अकेला भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति जिसको हम समझते हैं उसमें भी अरबों प्रकार के जीवाणु रह रहे हैं। हम लोग के शरीर में कितने प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी संख्या तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, खाली प्रकार की बात कर रहा हूँ। कितने प्रकार के फफूंद रहते हैं, कितने प्रकार के वायरस रहते हैं, और हमारी कितनी कोशिकाएं भी हैं अलग अलग। कितने प्रकार के हम लोग में कृमि वगैरह भी रह सकते हैं। उन सब के मिल करके शरीर में कोई जो है दिमाग में कोई विचार उत्पन्न होगा, फिर उससे जो है कोई कर्म करने की प्रेरणा उठेगी, तो वह एक सामूहिक प्रेरणा हुई। यानी इतने बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद वगैरह जो थे और कृमि वगैरह जो थी, इन सब की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में विचार उत्पन्न हुआ और उसके बाद वहाँ से कर्म के लिए प्रेरणा मिली। और जब हम कर्म करने को जा रहे हैं तो फिर कुछ भी जो करने जा रहे हैं तो उसमें कितने कारक इकट्ठे हो जाएंगे, कितने वातावरण में कितने प्रकार के जीवाणु सब मौजूद हैं, वे शामिल हो जाएंगे। अन्य कितने प्रकार के कारक हो जाएंगे शामिल, और उस एक एक प्रकार के में कितने कितने संख्याओं में अन्य कारक होंगे। तो इनकी जो संख्या है हम गिन नहीं पाएंगे। तो जिसको हम निजी कर्म समझते हैं, ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि कोई निजी कर्म है। मूलतः वह निजी कर्म नहीं होता है, वह भी सामूहिक कर्म ही होता है। और जो हम सामूहिक कर्म कह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे मनुष्यों ने मिल करके किसी कर्म को अंजाम दिया, या मनुष्य पशु मिल करके, या मनुष्य और वनस्पति मिल करके, इस तरह से कितने सब कारक मिल करके अंजाम देते हैं, तो उसको हम सामान्यतः सामूहिक कर्म कह रहे हैं। लेकिन निजी कर्म जिसको हम कह रहे हैं वह भी सामूहिक कर्म ही है। यह बहुत कठिन है किसी को यह पता कर लेना कि कोई एक निजी कर्म हुआ, यानी कि मतलब कि कोई ऐसी गति हुई जिसमें कि हमारा मन शामिल था और उसमें कोई एक ही कारक जिम्मेवार था जिसने गति की थी। तो ऐसा तो संभव नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मन भी कई कारकों से प्रभावित होकर के ही कोई विचार करता है। तो वह निजी विचार जब नहीं हो पाया तो निजी कर्म कैसे बनेगा। हम लोग के विचार जो हैं अन्यों के विचार से भी प्रभावित होते हैं। कितने कितने लोगों के विचारों का यह प्रतिफल होता है। कहाँ कहाँ हम लोगों ने कितना कितना अध्ययन किया, किसी किसी क्या श्रवण किया और किसके किसके विचारों को समाहित किया, फिर उसकी जो है एक सामूहिक अभिव्यक्ति होती है किसी परिस्थिति में। तो जब हमारे निजी विचार नहीं हैं शुद्ध रूप से, क्योंकि शब्द भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कि शब्द बनाया, तो वो निजी शब्द भी नहीं है। तो निजी शब्द जब नहीं है तो निजी विचार कहाँ से हुए, और फिर निजी विचार नहीं हुए तो निजी कर्म कहाँ से। तो निजी कर्म की जो मान्यता है यह बहुत ही ऊपरी है। वस्तुतः निजी कर्म नहीं होता है। निजपन खोजना, यानी कोई एक ऐसा यूनिट खोजना जो अपने आप में अकेला हो, यह बहुत ही मुश्किल है।
हम जिसको भी हम कहते हैं कि यह निजी है, जिसको भी हम कहते हैं कि यह एक अकेला है, यह एक यूनिट है, यह एक इकाई है, जिसको हम इकाई समझते हैं, वो इकाई भी विभाजित हो जाती है। तो और न सिर्फ विभाजित होती है बल्कि वह इकाई भी किसी अन्य के प्रभाव में आकर के ही किसी दिशा में गति करेगी। तो फिर कैसे उसका निजी कर्म माना जाएगा वो? तो निजी कर्म की कोई संभावना नहीं बनती है, उसको हम नहीं जांच सकते, ना आंक सकते। हम निजता खोज ही नहीं सकते हैं। जब भी हम सोचेंगे कि यह निजी है, यह अकेला है, यह एक इकाई है, तो वहाँ पर भी वह हमारी एक ज्ञान दृष्टि ही होती है। हम जिसे इकाई समझते हैं वह इकाई नहीं होती है, वह भी विभाजित हो जाती है। तो अंततः निजी कर्म संभव नहीं है। कर्म जब भी होते हैं सामूहिक ही होते हैं, और ये पूरा अस्तित्व भूमिका निभाता है किसी कर्म को होने में। ऐसा नहीं है कि कुछ कारक ही मिलकर के किसी कर्म को अंजाम देते हैं। पूरा का पूरा अस्तित्व ही जब कोई भूमिका निभा करके किसी को गति कराता है, तो हम कहते हैं कि यह कर्म, यह गति हुई। जब उसमें मन भी शामिल होता है, तो निजी कर्म जैसा और सामूहिक कर्म तो खैर होता ही होता है, निजी कर्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह का जो वर्गीकरण कुछ लोग करते हैं निजी कर्म, और उसके हिसाब से उसका फल भी निर्धारित करते हैं, और उसी के फल स्वरूप यह मानते हैं कि कोई बंधन है तो कोई मुक्ति है। तो बंधन और मुक्ति ये दोनों भी निजी कर्म के परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि निजी कर्म भी नहीं होते हैं। तो निजी कर्म के परिणाम क्या हो? तो हमारा जो बंधन है, हमारी जो भी गतिविधियाँ हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वे हमारे अकेले का किया हुआ नहीं है। इसीलिए फल भी कोई अकेले का नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं भी अकेले नहीं हैं। अकेलापन जो सिद्धांत है कि हम एकांकी हैं, तो यह एकांकी जो है सिद्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए बंधन या मुक्ति भी एकांकी नहीं है। जब कर्म एकांकी नहीं है तो कर्म फल भी एकांकी नहीं है। इसीलिए परिणाम कईयों को भोगने पड़ते हैं, बल्कि इसका प्रभाव, फल का भी प्रभाव, जब कर्म का प्रभाव सबसे है तो फल का भी प्रभाव सभी में ट्रांसफर हो ही जाता है कुछ न कुछ। तो पूरा का पूरा ये अस्तित्व जो है एक ये अनंत अस्तित्व ही एक इकाई की तरह काम करता है। तो इस अनंत अस्तित्व को ही एक इकाई मानेंगे, न कि इस अनंत अस्तित्व के किसी एक खंड को हम एक इकाई मानेंगे। तो इसलिए यह अस्तित्व जो है, जो अनंत है, उसी के प्रतिफल से गतियाँ होती हैं, कर्म होते हैं और कर्म फल भी होते हैं। तो न निजी बंधन है, न ही निजी मुक्ति है, न निजी कर्म है, न निजी कर्म फल है, न निजी भोग है। चाहे दुख हो, सुख हो, रोग हो, कुछ भी हो, यह निजी नहीं होता है। हाँ, उसकी जो विराटता और सूक्ष्मता है, यह हर कोई नहीं देख पाता है। तो उसमें से किसी एक कारक को चुन लेता है जो उसको दृष्टि में आता है, बस समझ लेता है कि यही निजी है, और समझ लेता है कि यही परिणाम भोग रहा है। उस हिसाब से वह व्याख्यायित कर देता है कि यह निजी कर्म हुआ और निजी फल हुआ। मूलतः निजी कर्म जैसा कोई भी कर्म होता ही नहीं।